तो शाह आलम सेकंड के बाद अगला सुल्तान आएगा जिसका नाम है अकबर। क्या नाम है? अकबर। लेकिन हमने देखा एक अकबर पहले हो चुका था, द ग्रेट अकबर जिसको कहा जाता है, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से अकबर टू। कब से? 1806, 1806 से लेकर 1837, सॉरी, लगभग 31 साल तक ये सुल्तान बना रहता है। लेकिन क्या है? सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का सुल्तान है। क्या है? नाम मात्र का सुल्तान है। लिखिएगा, लिखिए, आफ्टर डेथ ऑफ शाह आलम सेकेंड, हिज सन succeeded as अकबर शाह सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे अकबर टू डायरेक्ट, शाह हटा देंगे, अकबर टू अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखिएगा। अकबर टू conferred, अकबर टू conferred the title of, क्या टाइटल? टाइटल ऑफ राजा, टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय। तो जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे हमारे, जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, राजा राम मोहन रॉय, तो उनका नाम था ओनली राम मोहन रॉय, और उनको राजा टाइटल दिया था किसने? अकबर ने। और इस वजह से उनका नाम क्या हम लोग पढ़ते हैं? राजा राम मोहन रॉय। और इनके बारे में ये जो भारतीय समाज के क्या कहते हैं, सुधारवाद के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में। ठीक, तो राजा राम मोहन रॉय का असली नाम राम मोहन रॉय था, जिनको टाइटल दिया था राजा किसने? अकबर ने। और इन्होंने राजा राम मोहन रॉय ने भारत में समाज सुधार के बहुत बड़े बड़े काम किए। ब्रह्मो समाज की स्थापना इन्होंने ही की। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए, अकबर टू सेंट राजा राम मोहन रॉय टू इंग्लैंड। इसने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा। क्यों? टू सीक ए रेज इन पेंशन। तो जो अंग्रेज पेंशन दे रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पेंशन को और बढ़ाने के लिए, उस पेंशन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए इसने राजा राम मोहन को इंग्लैंड भेजा कि वहाँ जाकर आप बात कीजिए और कहिए कि मेरी पेंशन बढ़ा दी जाए, जो पैसे मुझे मिल रहे हैं उसको और बढ़ा दिया जाए। ठीक है, लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। नेक्स्ट लिखिएगा, ही वॉज ए ग्रेट पोएट। तो कुछ काम धाम तो था नहीं, पेंशन मिल रही थी, काम धाम कुछ करना नहीं था, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कुछ संभालना था नहीं, तो क्या करेंगे? दिन भर बैठ के अपना पोयम, कविताएं लिखना, पढ़ना, यही सब काम रहता था किसका? अकबर टू का। नेक्स्ट लिखिए, द प्रेजेंटेशन ऑफ नजर्स।
ये नज़र का मतलब होता है गिफ्ट्स इन्वॉल्विंग सोवरेन स्टेटस। तो होता क्या था कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स वगैरह होते थे वो क्या करते थे, इनको लाकर गिफ्ट देते थे और गिफ्ट के बदले ये उनको कुछ आदेश वगैरह लिखकर दे देते थे और उसकी उनको क्या मिल छूट मिल जाती थी, क्योंकि राजा तो है ये, भले इसके पास पावर लेकिन मान्यता तो है। तो इस और वो क्या होता था, वो करप्शन का रीजन बनता था। क्या बन जाता था? करप्शन का रीजन। तो वॉरेन हेस्टिंग जब गवर्नर बना तो उसने क्या किया, इस चीज़ को बंद करवा दिया। ये भी हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, लेकिन यहाँ इससे जुड़ा हुआ है तो यहाँ लिख लेते हैं कि ये चीज़ें 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो आपको याद रहेगी। तो लिखिएगा, नज़र वाज इंडेड बाई हेस्टिंग इन 1813। और 1813 में एक एक्ट भी आया था, वो सब हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस इतना समझिए कि वॉरेन हेस्टिंग उस वक्त गवर्नर था और उसने नज़र वाला जो ये प्रोविज़न था वो बंद करवा दिया था। तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि सबको याद आता है कि वॉरेन हेस्टिंग ने नज़र वाला सिस्टम बंद करवाया। हो सकता है ट्विस्ट करके पूछ दिया जाए कि नज़र वाला सिस्टम जब वॉरेन हेस्टिंग ने बंद करवाया तो उस वक्त मुगल सुल्तान अकबर सेकंड था। हो सकता है वहाँ पर लिख दिया जाए शाह आलम सेकंड और ट्रू एंड फॉल्स बना दिया जाए, तो वहाँ क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ लिखवाया गया है कि आपको याद रखना है कि अकबर सेकंड के टाइम पर नज़र, प्रेजेंटेशन ऑफ नज़र एक गिफ्टिंग सिस्टम को बंद किया गया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस बना। ठीक है, 1837 फिर और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। 1837 में हो जाती है इसकी डेथ और इसके बाद अब कौन बनेगा, बहादुर शाह सेकंड, यानी लेटर मुगल का पहला सुल्तान बहादुर शाह और लेटर मुगल का अंतिम सुल्तान बहादुर शाह। तो पहला तो उसको फर्स्ट लिख देंगे, इसको लिख देंगे सेकंड। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, तो अब रब करके हम लोग किसके बारे में लिखते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में। नोट डाउन हो गया यहाँ तक? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इतने हावी थे, 1773 में पहला रेगुलेशन एक्ट आ चुका रहता है। तो 1773 में सोचिए पहला रेगुलेशन एक्ट आ चुका होता है अंग्रेज़ों का, और 1773 के समय पर शाह आलम के समय, शाह आलम सेकंड के समय में ही वो लोग बंगाल वगैरह 1764 में जीतते हैं और 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट पास कर देती है कंपनी के लिए, जो इंडिया में यानी कि कंपनी के ऊपर लागू हो जाता है। तो आप उसी समझ सकते हैं कि अब किसका रोल चल रहा है, कंपनी का चल रहा होता है। मुगल अम्पायर के बादशाह सुल्तान क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम के हैं, इनका कुछ भी नहीं है, ये लोग अब किसी काम के नहीं हैं। तो अब लिखिए अगला सुल्तान जो बनेगा वो बनेगा बहादुर शाह। तो हमने देखा पहला लेटर मुगल सुल्तान बहादुर शाह, एक और बहादुर शाह आया तो उसको फर्स्ट दिया था तो इसलिए इसको दे देंगे सेकंड, और इसी को का निक नेम था जफर। तो लोग इसको कहते हैं बहादुर शाह जफर। कब से कब तक, 1837 टू 57 सी, 20 साल तक ये एक 80 साल का बूढ़ा सुल्तान जब इसकी डेथ होती है। ठीक है, तो लिखिएगा इसके बारे में, लिखिए आफ्टर डेथ ऑफ अकबर टू
बहादुर शाह सेकंड became the emperor। ठीक, ये बस एक कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल हेड था। और इसकी अथॉरिटी कहाँ तक थी? अब तो पालम तक भी नहीं चल रही थी, सिटी ऑफ दिल्ली जो शाहजहांबाद है वहीं तक अब इसकी अथॉरिटी रह चुक गई थी। ठीक है, वहाँ तक भी अगर कोई इसकी बात मान ले तो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ही वॉज allowed to retain the imperial टाइटल। अब सोचिए कि इसको टाइटल भी रखने के लिए परमिशन लेनी पड़ी, और वो परमिशन जब उन्होंने दी तब ये टाइटल अपना रख पाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ही वॉज fond to poetry, he was fond to poetry and had the title of जफर। तो ये जफर नाम से, जैसे बहुत से लोग होते हैं नाम कुछ होता है लेकिन अपना एक निक नेम से अपने पोएट से अपनी बुक्स वगैरह लिखते हैं, तो ये भी अपनी पोयम अपने बुक्स वगैरह जफर टाइटल से लिखा करता था, इसलिए इसको जफर बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। उर्दू की गज़ल्स वगैरह ये लिखा करता था। और जो एक बहुत ही फेमस शायर हैं मिर्ज़ा गालिब, वो इसी के टाइम पर थे। कौन? मिर्ज़ा गालिब, जो बहुत ही फेमस एक शायर हुआ करते थे, वो इसी के टाइम पर थे। उर्दू की शायरी उन्होंने, बहुत ढेर सारी उर्दू की शायरी उन्होंने लिखी हैं और आज भी बहुत फेमस है। ठीक है, लेकिन मिर्ज़ा गालिब भी एक नंबर के क्या थे? अय्यास कह लीजिए, या मतलब ये अल्कोहल कंजप्शन, दारू वगैरह बहुत ज़्यादा, उस वक्त तो मदिरा वगैरह कहा जाता था, बहुत पीते थे। इतना पीते थे कि क्या ही बताया जाए। खैर चलिए, वो सब कहानियों से हमें कोई मतलब नहीं है और ना ही कोई आपसे पूछने वाला है उन सब चीज़ों से। तो यहाँ पर है नेक्स्ट, इसी के टाइम पर क्या हुआ? रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ। ठीक है, लिखिएगा, ड्यूरिंग हिज रेन रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 किसको कहते हैं? सन 57 की क्रांति, 1857 की क्रांति, ये जब सुल्तान था तभी स्टार्ट हुई। और वो क्या था? एक सैनिक विद्रोह था। क्या था? सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह था। अब वो हम लोग पढ़ेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 काफ़ी डिटेल में। तो सब सैनिकों ने विद्रोह किया, तो वहाँ से वो लोग मार्च करके चले आए दिल्ली। 8 मई को किया और 10 मई को वो लोग पैदल ही मेरठ से मार्च करते हुए पहुँच गए दिल्ली। और दिल्ली पहुँच के उन्होंने कह दिया कि हमारा लीडर बहादुर शाह, क्योंकि सबकी आस्था क्या थी भाई, उस वक्त हिंदू मुस्लिम वगैरह मैटर भी बहुत ज़्यादा हो चुके थे और हर कोई क्या करता था? मुगल सल्तनत को अपना मतलब सुपीरियर मान रहे थे। तो इन्होंने कहा कि किसी एक को बनाएंगे, ऐसे को बनाएंगे तो हो सकता है कि सबकी सहमति ना आए। तो वो सब लोग पढ़ेंगे। तो उस सहमति को पाने के लिए सबने क्या किया? सभी सैनिकों ने एक साथ मिलकर बहादुर शाह को अपना लीडर बना लिया। जब लीडर बना लिया तो बहादुर शाह को होना पड़ा रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेंट बनना पड़ा। तो लिखिएगा,
he took part in the revolt of 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में इसने भाग लिया। तो अब ये 80 साल का सुल्तान क्या करेगा? युद्ध तो करेगा नहीं। सोचने वाली बात है ना, 80 साल का सुल्तान तो युद्ध करेगा नहीं, लेकिन क्या होगा? तो इसका एक वो था, मतलब सुल्तान तो था, तो सुल्तान जब रहेगा तो वो क्या करेगा भाई? उसके सभी सिपे सलाहकार, उसके मतलब आर्मी छोटी सी, ये सब चीज़ें, क्योंकि इसको टाइटल रखने का अधिकार दे दिया गया था। तो हुआ क्या कि कुल मिला जुला कर इसका एक जो मेन सेनापति वगैरह हुआ करता था, जिसका नाम देखिए अभी आपको बता रहा हूँ, सेनापति का नाम कुछ बड़ा अच्छा था, बी से अरे रिवो हाँ, बख्त खां। क्या नाम था इसका? जनरल था बख्त खां। वो बख्त खां मेन था, लेकिन ये सुल्तान था। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे कि ही टुक पार्ट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इसकी जो बाकी डिटेल्स है, कैसे वो रिवोल्ट हुआ, कैसे कैसे उसकी कहानी है, वो सब हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिवोल्ट 1857 हमें पता है कि क्या हो गया? फेल हो गया था। जो मकसद था रिवोल्ट 1857 का, 1857 की क्रांति का मकसद नहीं हुआ। अंग्रेजों ने रिवोल्ट को बहुत बुरी तरह से दबा दिया। तो क्या हुआ? लिखिएगा, ही वॉज कैप्चर्ड एंड ट्राइड बाई ब्रिटिश। यानी कि इसको पकड़ लिया गया, जब रिवोल्ट को दबा दिया गया तो इसकी गिरफ्तारी हुई। इसके जो बेटे थे उनको क्या किया गया? फांसी की सजा कर दे दी गई। उनको क्या किया गया? फांसी की सजा देकर बीच चौराहे पर फांसी देकर उनको लटका दिया गया। और बहादुर शाह को, लिखिएगा, बहादुर शाह जफर was deported to रंगून। बहादुर शाह जफर was deported to रंगून, यानी इनको कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ पर है? रंगून बर्मा, जो आज के टाइम पर क्या है? म्यांमार है। उस वक्त रंगून मतलब क्या था? बर्मा में था। उस वक्त उसको बर्मा कहा जाता, मॉडर्न नेम उसका क्या है? म्यांमार है। आपने गाना सुना होगा बहुत पहले, पिया गया रंगून वहां से किया टेलीफोन, याद है ना? कभी देखिएगा, बहुत पुराना गाना है, उस वक्त बहुत फेमस हुआ करता था अपने टाइम पर। खैर, तो इसको भेज दिया गया कहाँ? रंगून। और रंगून जब भेजा गया तो हो गई इसकी वहीं पर रंगून में डेथ। और रंगून में जब डेथ हो गई तो वहीं पर इसको क्या किया गया? दफना दिया गया। ठीक है। और तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो मुगल सुल्तान जिसकी कब्रगाह कहाँ पर है? म्यांमार में है। तो उसका आंसर आता है बहादुर शाह जफर। क्या आंसर आएगा? बहादुर शाह जफर। इंडिया यानी मुगल का इकलौता सुल्तान जिसकी कब्र कहाँ पर है? रंगून यानी म्यांमार में है। डिपोर्टेड टू रंगून वेयर ही डाइड इन 1862। और क्या हुआ? 10 एंड ऑफ मुगल डायनेस्टी।
तो सभी डायनेस्टी की क्या होती है, डिक्लाइन होती है। मुगल डायनेस्टी का क्या हो गया, समापन। इसका अब कोई वारिस वगैरह नहीं बचा। ठीक है, इस तरह से मुगल अंपायर का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, जिसको हिंदुस्तान की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई, जिस मुगल सल्तनत ने इतना बड़ा अंपायर बनाया, पूरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, 4 देश हो चुके हैं। 4 देशों को मिलाकर जिस सल्तनत की, जिस मतलब जहाँ जिसकी हुकूमत चलती थी मुग़ल सल्तनत की, उस मुग़ल सल्तनत के अंतिम बादशाह को हिंदुस्तान की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। इस तरह से मुग़ल सल्तनत का हो गया द एंड। बहादुर शाह की डेथ मुग़ल सल्तनत का द एंड, क्योंकि इसके बाकियों को अब भारत के राजा कौन हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए। कौन हो गए, ब्रिटिशर्स। और भारत में किसकी अब हुकूमत चलेगी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत चलेगी। किसकी चलेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत चलेगी। तो इस तरह से, और भारत की अब राजा कौन होगा, जो ब्रिटिश की क्वीन माने ब्रिटिश की जो राजा होगा वही भारत का राजा होगा। जो ब्रिटेन में राजा होगा वही भारत का राजा, यानी कि अब भारत जो है वो किसके अधीन चला गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। ठीक है, तो यहाँ तक होता है। अभी तक भारतीयों को अपना राज नहीं मिला है। पहले दिल्ली सल्तनत आया, दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल सल्तनत आया, और मुग़ल सल्तनत के बाद ब्रिटिशर्स पीरियड आ जाएगा। ब्रिटिशर्स का काल यानी कि ब्रिटिश क्राउन का राज आएगा। सन 1947 में जाकर हम भारतीयों को अपना खुद का राज मिलता है। तो सोचिए, ब्रिटिश दिल्ली सल्तनत कब आई थी, वो आई थी 1191 में, 1191 में, लेकिन शुरुआत है 1206 से, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से, और वहाँ से लेके 1947 तक कुल मिलाकर 700 सालों तक हम पर विदेशियों का क्या रहा, कंट्रोल रहा। लेकिन उसमें कुछ अंतर ये है कि जो दिल्ली सल्तनत के थे भले बाहरी थे, लेकिन जब वो इंडिया में आए तो इंडिया के होके रह गए। मुगल्स भले बाहरी थे, लेकिन जब वो इंडिया में आए तो इंडिया के होके रह गए। लेकिन ब्रिटिशर्स बाहरी थे और ये कभी इंडिया के हुए ही नहीं। इन्होंने जो कुछ किया, लूटपाट किया, सब कुछ किया, और यहाँ से क्या किया, पूरा इकोनॉमी को तबाह करके, वेल्थ ड्रेन करके कहाँ फ़ायदा पहुँचाया, ब्रिटेन को फ़ायदा पहुँचाया, और इंडिया का हुआ पूरी तरह से नुकसान। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, मुग़ल सल्तनत का यहाँ होता है समापन। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। चलिए।